हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन। तो आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 1 की रीडिंग करने वाले हैं फॉर 2023 टू 24। जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसकी रीडिंग करने वाले हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की एक लाइन समझ में आएगी जब आप मेरे साथ एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और आप अपने आगे एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए और उसमें आप जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उनको मार्क करते रहिए और अलावा उस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ओके। और एक बार चैप्टर को आप यूट्यूब से पढ़िए, देन उसके बाद आपको कम से कम अपने एग्जाम से पहले 8 से 9 बार उसको उस चैप्टर को पढ़ना है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लर्न करना है। तो एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 यूनिट फर्स्ट है हमारे पास। इसमें हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम एंड चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। तो आज हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड की। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले ऐसे ही वीडियोस के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। इसमें आपके पास 2 टॉपिक्स रहने वाले हैं। फर्स्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो आपका लिविंग वर्ल्ड है उसमें डाइवर्सिटीज के बारे में पढ़ेंगे। एंड सेकेंड जो चैप्टर है हमारे पास टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग है। ठीक है, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कोल्ड माउंटेन्स में हमें मिल जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिल जाते हैं, ओशियंस में मिलते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स में मिलते हैं, डेजर्ट्स में मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं। जहाँ कोई रह ही नहीं सकता वहाँ भी हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं। लाइक हॉट स्प्रिंग्स में हमें क्या मिलते हैं? बैक्टीरिया एंड अदर लिविंग चीजें। ओके, लीव अस स्पीचलेस। ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, जो सर पर दौड़ते हुए घोड़े हैं उनकी ब्यूटी, of the migrating birds and valley of flowers and attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder। बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं। The ecological conflict and cooperation among members of population and among population of the community, even molecular traffic inside अ सेल। और तो और एक सेल के अंदर जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है ना वो भी हमें बताता है। क्या बताता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है? इंडीड ऑफ लाइफ, ये जीवन है क्या, जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, वास्तविक में जीवन है क्या, ये चीजें बताता है। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। क्या? द फर्स्ट इज अ टेक्निकल है एंड सिक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग, यानी कि जो हमारे पास लिविंग है वो नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंट है। पहला क्वेश्चन तो ये है। एंड द सेकेंड इज अ फिलोसॉफिकल वन, सीक आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ। यहाँ पर लाइफ का क्या पर्पज है। तो एज अ साइंटिस्ट होने के नाते हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे इस वाले चैप्टर में कि व्हाट इज लिविंग। ओके, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जो हमारे पास लिविंग वर्ल्ड है उसकी डाइवर्सिटी के बारे में हमें पढ़ना है। डाइवर्सिटी का मीन्स क्या है? डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? डाइवर्सिटी का मीन्स है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। वो जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट इन वन एरिया में जो रहते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या? डाइवर्सिटी। ओके, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप देखते हो। ठीक है, बी इट पॉटेड प्लांट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, योर पेट्स एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स हो सकते हैं। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye। और तो और ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आप अपनी नेकेड आई से उनको नहीं देख सकते, बट दे आर ऑल अराउंड यू, लेकिन फिर भी वो आपके चारों तरफ हैं। ठीक है, इफ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज। जैसे जैसे आप अपने इस ऑब्जर्वेशन के एरिया को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेराइटीज हैं वो भी इंक्रीज होती रहेंगी। ओके, ऑब्वियसली
इफ यू वेयर द विजिट अ डेंस फॉरेस्ट में जब आप जाते हो, यू वुड प्रोबेबली सी मच ग्रेटर मेंबर्स, वहाँ पर आपको मच ग्रेटर नंबर्स ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर आपको मिलते हैं. ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज. यानी कि जो आप देखते हो ना, डिफरेंट काइंड ऑफ, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, डिफरेंट काइंड का. सेम काइंड का तो वो एक ही स्पीसीज है, लेकिन डिफरेंट काइंड का, जैसे आपको एक कैट दिखी, एक डॉग दिखा, एक टाइगर दिखा, एक एलिफेंट दिखा, तो ये क्या है, 4 डिफरेंट स्पीसीज है. ठीक है. A number of species that are known and described range between इतने 1.7 से 1.8 मिलियन की जो स्पीसीज है वो हमने डिस्क्राइब कर ली है. This refers to biodiversity or the number and टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ. ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जो अर्थ में कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कितने टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी है, जो हमने 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को यहाँ पर डिस्क्राइब कर लिया है. तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी जो है टाइप ऑफ वैरायटी हमारे यहाँ पर अर्थ में प्रेजेंट है. वी शुड रिमेम्बर हियर दैट एज वे एक्सप्लोर न्यू एरिया, जैसे जैसे आप न्यू एरियाज में जाते हो, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग एक साइंटिस्ट हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं. एंड इवन ओल्ड वंस में भी अगर आप जाते हो, अगर आपको वहाँ पर न्यू ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं ना, एज आर कंटिन्यूअसली being identified, तो आप उसको क्या करो, identify करो. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. यानी कि जो भी हम अपने चारों तरफ हमारे एरिया में जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, हम क्या करते हैं, उनको उनके लोकल नेम से पुकारते हैं. जैसे कि आप अपने एरिया में डॉग को तो डॉग ही बोलते हो, कैट को कैट बोलते हो. ठीक है. दीज लोकल नेम्स वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन जो लोकल नेम्स है ना, वो वैरी करते हैं प्लेस टू प्लेस. इवन विद इन अ कंट्री, अगर आप दूसरी कंट्री में जाओगे तो वहाँ पर डॉग को कुछ और बोलेंगे, उसके अलावा दूसरी कंट्री में जाओगे तो वहाँ पर कुछ और बोलेंगे. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find the ways and means to talk to each other to refer to organism वी आर टॉकिंग अबाउट. तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि हम उस एनिमल का नाम या फिर उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या रखें, जिससे कि ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. मतलब कि यहाँ पर एक क्या हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया उसको रिकॉग्नाइज करने में, उसको पहचानने में, उस चीज को. ठीक है, चाहे वो कोई भी हो. Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद एक जरूरत पड़ी किस चीज की, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टैंडर्डाइज करने की, जिसकी वजह से वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम एक सेम नेम हो ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर. तो ये आपको याद रखना है, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर. ऑब्वियसली nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly. nomenclature हम उसका तभी कर सकते हैं जब हम उसको करेक्टली डिस्क्राइब करें. करेक्टली मतलब उसको आइडेंटिफाई करें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम हमने पहले कुछ और रखा, अब हमें वैसा ही दूसरा मिल गया तो उसका नाम हमने कुछ और रख दिया, तो वो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो कौन है. लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको नॉमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले आपको उसका आइडेंटिफिकेशन करना है. तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन. करेक्टली एंड वी नो व्हाट ऑर्गेनिज्म इज द नेम इज अटैच्ड टू, दिस इज आइडेंटिफिकेशन. ओके. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी को आसान करने के लिए क्या हुआ, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव स्टेबलाइज्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम. वहां पर उन्होंने असाइन किया टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म का. ओके. दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड के बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code of Botanical Nomenclature, जिसको हम बोलते हैं ICBN. इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. इसने इसके जो हमारे पास इसके जो प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया है, इसी पर प्लांट्स का नाम दिया जाता है. किसी भी प्लांट्स का अगर नाम देना है तो वो इसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा. इसके अलावा एनिमल्स के लिए जो जिसके क्राइटेरिया एंड जो रूल्स थे किसके थे, वो थे ICZN के. ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. ओके.
इस पर वो आधारित है। किसका नाम? किसी भी एनिमल का नाम अगर हमें यहाँ पर देना है तो। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। ओके, ईच ऑर्गेनिज्म का केवल एक ही नाम होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल टू अराइव एट द सेम नेम। चाहे वो इंसान कहीं भी जाए, वर्ल्ड की किसी भी पार्ट में जाए, उस ऑर्गेनिज्म का नाम वही रहेगा। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमें ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि जो हमने उस ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है वो कहीं पहले किसी ऑर्गेनिज्म का नाम दे तो नहीं दिया। ओके, biologists follow universally accepted principle to provide the scientific name to non-organisms। यहाँ पर जो बायोलॉजिस्ट हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। ठीक है, ईच नेम के दो कंपोनेंट्स होंगे। पहला जो कंपोनेंट होगा वो जेनेटिक नेम होगा एंड जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा। The system of providing a name with two components is called binomial nomenclature। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? binomial nomenclature। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक नेम में दो कंपोनेंट है, एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि एक जीनस का नाम और दूसरा स्पीसीज का नाम। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस। इसको आपको याद करना जरूरी है, इसको अच्छे से आप मार्क कर लो या फिर अलग से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने डिस्क्राइब किया सबसे पहले? कैरोलस लिनियस ने। Careless illness is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two-word format was found convenient। ये जो नेमिंग सिस्टम था ना दो कंपोनेंट का जो था वो कन्वेनियंट था, मतलब कि सुविधाजनक था, अच्छे से उसका यूज कर सकते थे। Let us take the example of mango, understand the providing scientific name better। The scientific name of mango is written as Mangifera indica। ठीक है, ये है हमारे पास मैंगो का साइंटिफिक नेम। लेट अस सी हाउ इट इज बायनोमियल नेम। तो आप देख सकते हो ये बायनोमियल नेम कैसे है, क्योंकि यहाँ पर एक मैंजीफेरा है जो कि जीनस का नेम है, इंडिका है जो कि स्पीसीज का नेम है। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल इंडिका इज अ पार्टिकुलर स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली in Latin and written in italics। ओके, बायोलॉजिकल नेम जनरली हमें लैटिन में लिखना है, लैटिन में होना चाहिए वो, लैटिन लैंग्वेज में, एंड हमें उसको इटैलिक्स में लिखना है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ओके, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स स्पेसिफिक एपिथेट। ये आपको पता ही है। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंडरिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। जब आप क्या करोगे ना, जब आप नेम को अपने हैंड रिटन में लिखोगे, मतलब अपने हाथ से लिखोगे उस नेम को, तो आपको क्या करना है? जीनस और स्पीसीज दोनों को अंडरलाइन करना है। लेकिन अगर आप उसको प्रिंट आउट करते हो, कहीं प्रिंट करते हो अपने कंप्यूटर में, तो आपको उसको इटैलिक लैंग्वेज मतलब इटैलिक कर देना है। इटैलिक का मतलब समझते हो? मतलब कि तिरछा, इस तरीके से मैंजीफेरा इंडिका। ओके, इस तरीके से मतलब इसको तिरछा तिरछा करके लिखना है, तो इसको बोलते हैं इटैलिक। क्योंकि लिखने में हमें अंडरलाइन इसलिए करना है कि किसी की तो राइटिंग ही ऑलरेडी इटैलिक होती है, तो वहां पर तो पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारे पास एक लैटिन डिराइव्ड नेम है। ओके, तो हमें यहाँ पर अंडरलाइन करना होता है, ये उसके रूल है। एंड फोर्थ रूल क्या है? द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। को भी आपको ध्यान में रखना है, जो जीनस का जो नेम होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा एंड जो स्पेसिफिक एपिथेट का जो नेम होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, एम यहाँ पर कैपिटल है एंड आई यहाँ पर स्मॉल है। ओके, नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet at the end of biological name and is written is in an abbreviated form। ओके, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका का अगर हम नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक एब्रीविएटेड फॉर्म में उसके ऑथर का नाम भी लिखना है, जिसको कि उस नेम को जिसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया उस ऑथर का ये नेम है, जो कि एब्रीविएटेड फॉर्म में। एब्रीविएटेड का मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म, शॉर्टेड फॉर्म में यहाँ पर हमें उसका
नेम लिखना है जो कि डिनोट करेगा कि ये जो स्पीसीज है इसका नाम किसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया। इसका नाम सबसे पहले लिनियस ने डिस्क्राइब किया, तो यहाँ पर हमने LINN लिखा हुआ है। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया। ओके, since it is nearly impossible to study all the living organisms की स्टडी जो है और यहाँ पर इम्पॉसिबल सी हो गई थी क्योंकि बहुत सारे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे। इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, और कुछ ऐसा तरीका यहाँ पर जो कि इसको पॉसिबल बनाया जा सके। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। यानी कि अगर हम सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दें एक अच्छे तरीके से तो हम उनको इजीली स्टडी कर सकते हैं एंड उनका इजीली हम नेमिंग कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर्स, यानी कि उनके कैरेक्टर्स ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है, उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके बेस पर हम उसको इजीली क्या कर सके, ग्रुप में उनको डिवाइड कर सके, ग्रुप में बांट सके, जिससे कि उनकी स्टडी क्या हो, आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल, जैसे कि हम इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एक ग्रुप प्लांट्स का है, एनिमल्स का है। कोई भी हमें प्लांट मिलेगा तो हमें इस ग्रुप में डाल देना, कोई भी एनिमल मिलेगा तो इस ग्रुप में डाल देना। यहाँ पे स्टडी जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगी। अगर ये दोनों मिक्स होंगे तो उनकी स्टडी थोड़ा सा मुश्किल होगी, और प्लांट और एनिमल अगर अलग 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 होंगे तो इनकी स्टडी क्या होगी, आसान होगी। ठीक है, अगर डॉग, कैट, इंसेक्ट अगर हम इन सबको अलग अलग ग्रुप में डाल दें तो इनकी स्टडी करना आसान होगा। द मोमेंट we use any of these terms we associate certain characters with the organism in that group, यानी कि वो जो ग्रुप है उसमें कुछ certain characters वाले हमारे पास organisms ही होने चाहिए। What image do you see when you think a dog? जब आप एक डॉग के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? Obviously each one of us will see dogs and not cats, तो आप डॉग के बारे में सोचोगे, वहां पर कैट के बारे में तो सोचोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है डॉग और कैट क्या क्या मतलब उनकी इमेज आपको पहले से ही पता है। नाउ इफ वी वेयर टू थिंक ऑफ एल्सेटियंस वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सिमिलरली सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, जब हम मैमल्स के बारे में बोलते तो आप वहां पर क्या सोचोगे कि एक मैमल्स के पास क्या होंगे, थिंक ऑफ एनिमल, ऐसे एनिमल्स के बारे में सोचोगे जिसके पास एक्सटर्नल ईयर्स हो एंड बॉडी हेयर्स हो। Likewise in the plants, if we try to talk of wheat, अगर हम एक wheat के बारे में बोलते हैं तो आपके जो दिमाग है उसमें कौन सी पिक्चर आएगी, wheat plant की ही पिक्चर आएगी। ओके, कोई राइस या फिर एनी अदर प्लांट की पिक्चर नहीं आएगी। Hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plant, animals, etc are convenient categories, यानी कि ये सब क्या है, convenient categories है, यानी कि सारे के सारे wheat हमें जो भी मिले हमने wheat वाली कैटेगरी में डाल दिए, जितने भी राइस हमें मिले वो राइस वाली कैटेगरी में हमें डाल दिए, जितने भी प्लांट्स थे प्लांट, जितने भी एनिमल्स थे वो एनिमल्स, यानी कि ये सब क्या है, अगर मान लेते हैं कि ये कन्वेनियंट कैटेगरीज है, ठीक है, वैसे है नहीं, अगर मान लेते हैं कि है तो यहाँ पर जो वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स, द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। तो साइंटिफिक टर्म में ये जो कैटेगरी है ना अलग अलग, जैसे कैट, मैमल्स, वेट, राइस, तो इन कैटेगरीज को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म है टैक्सा बोलते हैं, टैक्सा। यहाँ पर एक कैटेगरी को बोलेंगे हम टैक्सॉन। टैक्सॉन इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड टैक्सा इज प्लूरल फॉर्म। ओके, बहुत सारी कैटेगरीज को मिला के यहाँ पर हम टैक्सा बोलेंगे। मतलब टैक्सा का मतलब हुआ कि यहाँ पर एक कैटेगरी यहाँ पर टैक्सॉन होगी। ठीक है, Here you must recognize that taxa can indicate category। यहाँ पर आपको ये समझना है कि taxa categories को ही indicate करते हैं। taxa का means categories है। Okay, at very different levels, at very different levels की जो categories है उनको हम क्या बोलेंगे, taxa। Plants also form a taxa। Wheat is also a taxa। Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa। ठीक है, अभी बताया मैंने ये सब टैक्सा है। बट यू नो दैट अ डॉग इज मैमल, लेकिन आपको पता है कि डॉग क्या है, एक मैमल है, और मैमल्स क्या है, एक एनिमल है ना। Therefore एनिमल, मैमल्स, डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। यहाँ पर जो है लेकिन ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल के टैक्सा को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। ओके, टैक्सा का मीन्स डिफरेंट लेवल ऑफ कैटेगरी, जैसे एनिमल, डॉग, मैमल। ओके, Hence, based on characteristics,
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा में यहाँ पर उनको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी, इसीलिए तो हमने इसको टैक्सोनॉमी बोला है, क्योंकि डिफरेंट टैक्सा में यहाँ पर उनको क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया। दिस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell, इसके साथ साथ सेल का स्ट्रक्चर भी हमें यहाँ पर देखना है। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो यस, ये सारी चीजें देख के हम उनको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। हेयर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस that are basic to taxonomy। taxonomy के बेसिक्स क्या हैं, कौन कौन सी प्रोसेस हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ओके, ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो हम बोलेंगे कि मतलब कि ये सब हम टैक्सोनॉमी के अंदर ही करेंगे, क्योंकि इनके टैक्सोनॉमी के बेसिक्स ही ये हैं। टैक्सोनॉमी का मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब जब हम किसी प्लांट को क्लासिफाई करते हैं तो उसको, इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। जब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो हम उसका क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, और तभी जब क्लासिफिकेशन कर पाएंगे तभी हम उसका नॉमेनक्लेचर भी कर पाएंगे, है ना। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ये कोई नया नहीं है। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with reference to their own use। और तो और वो उसका खुद भी यूज करता था पहले के टाइम पे टैक्सोनॉमी का। In early days, human beings needed to find source of their basic needs of food, clothing and shelter। Hence, the earliest classification क्या था, उस पर किस पे बेस्ड था, यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, कि वो क्या यूज करते हैं, उन पर उसने जो है उसको बेस्ड किया हुआ था, किसको, अपने क्लासिफिकेशन को। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also relationships को भी वहां पर जानना उसके लिए जरूरी था, ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, उनके बीच में सिर्फ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स को ही जानना जरूरी नहीं था, इसके अलावा उनके बीच रिलेशनशिप क्या है उसको भी जानना यहाँ पर जरूरी था। और ये जो रिलेशनशिप की जो ब्रांच है ना, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स, हम यहाँ पर इसको बोलते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिस्टेमा, सिस्टेमा से इसको यहाँ पर लिया गया है, विच मीन्स सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक का मीन्स क्या होता है, सिस्टमैटिक्स का मीन्स कि जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, लिनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल हिज पब्लिकेशन, यानी कि अपने पब्लिकेशन का नाम ही उसने क्या दिया था, सिस्टेमा नेचुरी। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification। ये तब enlarge हुआ जब यहाँ पर उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन को, नॉमेनक्लेचर को एंड क्लासिफिकेशन को भी इंक्लूड कर दिया गया। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये भी हमारा सिस्टमैटिक्स में आता है। ओके, सो अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स अ हायरार्ची ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक ऑफ कैटेगरी, रैंक और कैटेगरी। ठीक है, जो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है ना वो केवल एक सिंगल स्टेप नहीं है, वहां पर हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स हैं। स्टेप्स, हायरार्ची ऑफ स्टेप्स, हायरार्ची किसको बोलते हैं, एक रैंकिंग को हायरार्ची। ठीक है, हायरार्ची ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। यहाँ पर ईच स्टेप एक रैंक या फिर एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, उस कैटेगरी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, और सारी कैटेगरीज को मिला करके टैक्सोनॉमिक हायरार्ची उसको बोला जाता है। ईच कैटेगरी रिफरेड, ये टैक्सोनॉमिक हायरार्ची है ना, इसको आप अभी आगे समझोगे। ओके, ईच कैटेगरी रिफरेड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमारे पास ईच कैटेगरी है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट और रैंक एंड कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। टैक्सॉन बोला था ना मैंने,
जिसका प्लूरल क्या होता है, टैक्सा होता है। ओके, यहाँ पर ये सब क्या है, हायरार्ची, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। और यहाँ पर ईच जो रैंक है हमारे पास, जैसे किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ईच जो हमारे पास कैटेगरी है उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सॉन। ओके, यानी कि ये सब क्या है, टैक्सा है। टैक्सा मीन्स कैटेगरीज। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा थोड़ी बहुत। इसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्ची, या तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या फिर हायरार्ची, दोनों सेम ही चीज है। कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग। इंसेक्ट में जितने भी इंसेक्ट हमारे पास होंगे ना, उनमें 3 पेयर्ड ऑफ जॉइंट लेग होंगे। तो यहाँ पर इंसेक्ट क्या है, एक इंसेक्ट हमारे पास एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ठीक है, इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्निजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा यहाँ पर करेक्टर है जिसकी वजह से हम इंसेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इंसेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पर क्या होना चाहिए, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स होने चाहिए, जॉइंटेड लेग्स होने चाहिए। ओके, एंड दस वेयर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर ऐसे अदर ऑर्गेनिजम्स के नेम। रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, उन्हीं ग्रुप्स को ही हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, और जो कैटेगरी है ना वो आगे रैंक को डिनोट करती है। ईच रैंक या फिर टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, वहां पर उसको जो ईच रैंक है वहां पर वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। यानी कि सबसे पहले तो हमें ग्रुप बनाना है। ग्रुप कोई भी डॉग्स का, कैट्स का, इंसेक्ट का, कोई भी चीज का ग्रुप। ओके, और वो ग्रुप क्या होगा उसके बाद, ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैटेगरी को। यानी कि वहां पर एक कैटेगरी बन गई और वो कैटेगरी यहाँ पर ईच रैंक को डिनोट करेगी। और वो जो रैंक है वही क्या है, टैक्सॉन है। ओके, और वो जो एक टैक्सॉन है वो क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। जैसे कि एक स्पीसीज है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जीनस है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Okay. Taxonomical studies of all non-organisms have led to the development of common categories such as kingdom. हमारे पास क्या है common categories, kingdom, phylum और division. Okay. For plants, यानी कि division हम plants के लिए use करेंगे and phylum for animals. Class, then order, family, genus and species. All organisms include those in the plants and animals kingdom have species as lowest category. Species क्या है हमारे पास, lowest category, and kingdom क्या है, highest category है. Now the question you may ask, how to place an organism in various category में हम कैसे रखें, अभी ये क्वेश्चन आता है. The basic requirement of knowledge of characters and of an individual of group of organism. हमारे पास क्या होना चाहिए, उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिक कैरेक्टर्स हमें पता होने चाहिए, उसका हमें आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. ठीक है, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज among the individuals of the same kind of organisms as well as of other kind of organisms. यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तब हम उसको कैटेगराइज कर पाएंगे. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को. जो सबसे लोवेस्ट हमारे पास कैटेगरीज है वो क्या है, लोवेस्ट कैटेगरी स्पीसीज है. स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज की मैं आपको एक अलग से डेफिनेशन यहाँ पर बता सकती हूँ अगर आपको समझ ना आए. स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन रिप्रोड्यूस विद वन अनदर इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. समझ आ गया, मतलब कि स्पीसीज क्या कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है एक दूसरे के साथ. ठीक है, इसके अलावा जीनस, अगर सेम जीनस होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा सेम ऑर्डर के, सेम क्लास, कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. सिर्फ स्पीसीज ही जो है, अगर सेम स्पीसीज है तभी वो क्या कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएंगी. ओके, तो यहाँ पर देखो
species. Taxonomic studies consider a group of individual organism with fundamental similarities as a species. Species क्या है? स्पीसीज में फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होनी चाहिए. स्पीसीज में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होंगी, मतलब पूरी सिमिलर चीजें जो है वही स्पीसीज है. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल differences. Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum. यहाँ पर ये ट्यूबरोसम क्या है? स्पीसीज है. पैंथेरा लियो, लॉयन की स्पीसीज है. All three names indica, tuberosum and leo represent the specific epithet, while the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera. ठीक है, जेनेरा जो है हमारे पास डिफरेंट स्पीसीज के. एक मिनट, हम जेनेरा के बारे में भी पढ़ेंगे, एक बार यहाँ पर देख लो आप. रिप्रेजेंट अनोदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी. जो हमारे पास जेनेरा है वो हायर लेवल है, स्पीसीज से ऊपर है. ओके, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि ईच जीनस के पास, अगर हम सोलेनम की बात करें तो सोलेनम के पास हमारे पास दो या दो से ज्यादा स्पीसीज हो सकती है, बट एक स्पीसीज सिर्फ एक ही होती है. स्पीसीज यहाँ पर दो या तीन, मतलब स्पीसीज सबकी अलग अलग होती है. ठीक है, एक स्पीसीज जो है ना एक ही टाइप के एनिमल को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन एक जीनस की अगर हम बात करें तो जीनस में हमारे पास दो या तीन टाइप के भी एनिमल्स या फिर दो या तीन टाइप के प्लांट्स यहाँ पर आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस. यहाँ पर पैंथेरा के पास एक तो हमारे पास पैंथेरा लियो है, मीन्स की लॉयन. ठीक है, पैंथेरा लियो, लियो यहाँ पर स्पीसीज है एंड पैंथेरा क्या है? जीनस है. सो एक पैंथेरा टिग्रिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये टाइगर का नेम है, पैंथेरा टिग्रिस. टिग्रिस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है टाइगर को, लेकिन पैंथेरा तो दोनों सेम है ना, जीनस जीनस तो सेम है, तो इट मीन्स कि जीनस सेम हो सकता है बट स्पीसीज क्या होगी? डिफरेंट होगी. सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम. सोलेनम के पास एक तो सोलेनम क्या है, हमने अभी पढ़ा था, ट्यूबरोसम, जो कि पोटैटो को इंडिकेट करता है, यानी कि पोटैटो का नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम. लेकिन सोलेनम के साथ साथ हम यहाँ पर अगर सोलेनम नाइग्रम की बात करें तो सोलेनम नाइग्रम हमारे पास एक क्या होता है? सोलेनम नाइग्रम आपने विलेज में देखा होगा, आप अगर सर्च करोगे ना इसको, उसमें किसमें, अपने इंटरनेट में सर्च करना गूगल में, तो यहाँ पर आपको इसकी इमेज दिख जाएगी. मकोई बोला जाता है जिसको. एंड इसके अलावा सोलेनम मेलॉन्जिना. ठीक है, यहाँ पे यानी कि यहाँ पर क्या है? स्पीसीज अलग अलग है लेकिन जेनेरा क्या है? सबके सेम. ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस. होमोसेपियंस बोलते हैं ना, ह्यूमन बींग्स की जो स्पीसीज है वो क्या है? सेपियंस है, विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो. होमोजीनस का ये ह्यूमन बींग है. द साइंटिफिक नेम दस द ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमोसेपियंस. होमोसेपियंस किसका साइंटिफिक नेम है? ह्यूमन का. ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ साइंटिफिक नेम भी याद हो गए होंगे. किस किस का साइंटिफिक नेम आपको यहाँ पर याद हुआ है? लॉयन का क्या है? पैंथेरा लियो. एंड इसके अलावा टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस. ओके, इसके अलावा सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का, सोलेनम नाइग्रम किसका? मकोई का. एंड सोलेनम मिलोंजिना किसका है? ब्रिंजल का. ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन का होमोसेपियंस. तो यहाँ पर आपको साइंटिफिक नेम भी साथ साथ में लर्न करते रहना है. ओके, सो अब हम बात करते हैं जीनस की. जीनस क्या होता है? जीनस कंप्राइज्ड अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज which has more characters in common in comparison to species of other genera. Okay, अदर जेनेरा के कंपैरिजन में यहाँ पर जो स्पीसीज जो रिलेटेड स्पीसीज होंगी जिसमें कि मोर कैरेक्टर्स कॉमन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? जीनस बोलेंगे. We can say that genera are aggregates of closely related species. For example, जैसे कि हमारे पास पोटैटो एंड ब्रिंजल है जो कि closely related species है, are two different species but both belong the same genus. Okay, दोनों सेम जीनस से बिलोंग करती है. सोलेना, लॉयन यानी कि लेपर्ड एंड टाइगर तीनों सेम जीनस से बिलोंग करती है जो कि क्या है? पैंथेरा है. ठीक है, द जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फैलिस विच इंक्लूड्स कैट. एक फैलिस जीनस हमारे पास है जिसमें कि कैट्स आती हैं सारी की सारी, लेकिन यहाँ पर डॉग के लिए हमारे पास एक अलग जीनस हो जाएगा. ओके, सो अब हम बात करते हैं फैमिली की. फैमिली क्या है? द नेक्स्ट कैटेगरी, जीनस से ऊपर की जो कैटेगरी है हमारे पास फैमिली है. हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा.
आपको इनकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आपको जीनस की डेफिनेशन बनानी है तो क्या होगा, हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ऐसे अगर आपको फैमिली की डेफिनेशन बनानी है तो फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ठीक है। उससे नीचे वाले का आपको यहाँ पर नाम लिखना है कि रिलेटेड जेनेरा with still less number of similarities as compared to genus and species। से यहाँ पर लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज होंगी, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे जो सिमिलैरिटीज होंगी वो लेस होती जाएंगी एंड कॉम्प्लेक्सिटी मोर होती जाएगी, ओके। और पहले जो स्पीसीज थी वो बहुत ज्यादा सिमिलर थी, मोर सिमिलर थी, एंड कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बहुत ही कम थी क्योंकि वो सेम थी, ओके। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species. Among plant, for example, three different genera Solanum, Petunia and Dhatura। ये हमारे पास तीन जेनेरा हैं जो कि जिनको एक फैमिली सोलेनेसी के अंदर रखा गया, ठीक है। फैमिली एक ही है लेकिन यहाँ पर तीन डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेरा यहाँ पर प्रेजेंट है। Among animals, for example, genus Panthera comprising जिसमें कि लॉयन, टाइगर एंड लेपर्ड आता है। इसके साथ साथ एक जीनस हमारे पास फैलिस है जिसमें कि कैट आती है। इन दोनों को फैमिली फैलिडी के अंदर रखा गया है, ठीक है। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, अगर आप कैट और डॉग के फीचर देखो तो आपको सेम सेम ही दिखेंगे, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर सम सिमिलैरिटीज होने के बाद भी सम डिफरेंसेस भी वहाँ पर हैं, इसीलिए हम उनको सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज में रखा गया है, फैलिडी एंड कैनिडी। यानी कि कैट्स वाली फैमिली हमारे पास फैलिडी है जिसमें कि पैंथेरा वाले जीनस भी आते हैं, ओके। इसके अलावा कैनेडी में हमारे पास डॉग्स आते हैं रिस्पेक्टिवली, ओके। देन हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर, you have seen earlier that categories like species, genus and families are based on number of similar characters, generally order the other higher taxonomical categories are identified based on aggregates of characters। यहाँ पर जो ऑर्डर है क्या है, हायर कैटेगरी है। Order being a higher category and assemblage of family which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number of as compared to different genera include a family. Okay, plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are include in the order Polynomials। यहाँ पर Polynomials order के अंदर हमारे पास तीन फैमिली आती है, Convolvulaceae, okay, Solanaceae and दो ही फैमिली है, ठीक है। मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल करेक्टर पे ये बेस्ड है, फ्लोरल करेक्टर पे। द एनिमल्स ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फैलिडी एंड कैनिडी। कार्निवोरा हमारे पास एक ऑर्डर है जिसमें कि क्या आती है, कार्निवोरा ऑर्डर में आती है हमारे पास दो फैमिली, फैलिडी एंड कैनिडी, ओके। अगर आपको ऑर्डर की सिंपल डेफिनेशन चाहिए तो आर टैक्सोनॉमिक ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज, सिंपल, ओके। देन क्लास, क्लास क्या है, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर यहाँ पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मोंकी, गॉरिला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल लाइक टाइगर, कैट, डॉग। क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर। और जो हमारे पास सिर्फ एक क्लास की यहाँ पर बात की गई है मैमेलिया क्लास की, और मैमेलिया क्लास के अंदर हमारे पास दो ऑर्डर आते हैं, कौन कौन से, प्राइमेटा एंड इसके अलावा एक कार्निवोरा, ठीक है। प्राइमेटा में क्या क्या होते हैं, मॉन्की, गॉरिला एंड गिबन, एंड कार्निवोरा में क्या क्या होते हैं, टाइगर, कैट, डॉग। ये सब कार्निवोरा क्लास ऑर्डर के अंदर होते हैं जो कि मैमेलिया क्लास में ही आते हैं, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं फाइलम की। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called phylum, okay। इनके बाद की जो कैटेगरी क्या है, फाइलम है। और these based on common features like presence of notochord, यानी कि किस पे बेस्ड है फाइलम, नोटोकॉर्ड पे बेस्ड है। एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम पर आर इंक्लूड इन फाइलम कॉर्डेटा, यानी कि जिसमें ये प्रेजेंट होगा नोटोकॉर्ड या फिर डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम जिसमें प्रेजेंट होगा उसको हम रखेंगे कॉर्डेटा के अंदर। In case of plant classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division, यानी कि plants में इसी कैटेगरी को, in case of plants में यहाँ पर क्या बोला जाता है, इसी कैटेगरी को डिवीजन बोला जाता है, जबकि एनिमल्स में इसी कैटेगरी को फाइलम बोला जाता है, ओके। अब हम बात करते हैं किंगडम की। किंगडम क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी है।
All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom, जो कि हमारे पास सिर्फ दो ही हमारे पास हैं kingdom, एनिमेलिया जो कि रिप्रेजेंट करता है एनिमल्स को, एंड प्लांटी जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स को. ओके, henceforth we will refer to these two groups as animals and plant kingdom. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species. यहाँ पर आपको दिखाई गई है ascending order में. ओके, स्पीसीज यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट, देन जीनस, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम एंड डिवीजन. इसके अलावा किंगडम. किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी. यहाँ पर आपको बहुत सारे क्योंकि दो ही किंगडम है तो यहाँ पर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स किंगडम के अंदर ही आते हैं. ऑल प्लांट्स आर प्लांटी एंड ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग एनिमेलिया किंगडम. ओके, so as we go higher from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing. जैसे जैसे हम यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते रहेंगे, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होते रहेंगे, डिक्रीज होते रहेंगे, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, तो आपको उसको बहुत अच्छे से याद करना है. लोअर द टैक्सा मोर आर कैरेक्टरिस्टिक टू द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर. हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज डिफिकल्टी टू डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्स. यहाँ पर जो हायर कैटेगरीज है यहाँ पर डिफिकल्टी होती है एक दूसरे को पहचानने में, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत इजीली, क्योंकि वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में बहुत अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स यहाँ पर होते हैं. सेम लेवल हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. यानी कि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है ऊपर की ओर जाने पर मोर कॉम्प्लेक्स होता जाता है. यानी कि अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी की, तो यहाँ पर जो हमारे पास स्पीसीज है ये क्या है, मोर सिमिलर है, मोर सिमिलर है एंड लेस कॉम्प्लेक्स है, लेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. लेकिन जो किंगडम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिमिलैरिटी तो बहुत ही कम है, लेस सिमिलर है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बहुत मतलब सारे के सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स यहाँ पर आ जाएंगे, सो यहाँ पर मोर कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर होगी. ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं. तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, तो इस टेबल को आपको पूरा अच्छे से याद कर लेना है. यहाँ पर आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स के नेम दिए हुए हैं, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट. आपको इनके बायोलॉजिकल नेम तो याद करने ही करने हैं. इसके अलावा फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम भी आप याद कर लेना, क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में बन सकते हैं. ओके, आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं. सो एक बार हम देख लेते हैं. मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंजिफेरा इंडिका, वीट का टिट्रिकम एस्टिवम. ओके, टिट्रिकम एस्टिवम. इसके अलावा जो हमने ऊपर बायोलॉजिकल नेम पढ़े हैं उनको भी आप याद कर लेना. यानी कि जो आपके एनसीईआरटी बुक में बायोलॉजिकल नेम है वो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, बाहर के आपको हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो आपकी बुक में है वो आपको याद होने चाहिए. ओके, सो फैमिली अगर हम बात करें, मैन की होमोनिडी, हाउस फ्लाई की म्यूसिडी, मैंगो की एनारकार्डियेसी एंड वीट की पोएसी. ओके, ऑर्डर की अगर हम बात करें तो मैन का जो ऑर्डर है प्राइमेटा, हाउस फ्लाई का ऑर्डर डिप्टेरा, और मैंगो का जो ऑर्डर है सेपेंडेल्स, एंड वीट का जो ऑर्डर है क्या है, पोएल्स. एंड क्लास की बात करें तो मैन जो है मैमेलिया क्लास के अंदर आता है, हाउस फ्लाई इंसेप्टा, मैंगो डाइकोटिलेडनी एंड वीट मोनोकोटिलेडनी. एंड फाइलम या डिवीजन की बात करें तो मैन आएगा हमारे पास कॉर्डेटा के अंदर, एंड हाउस फ्लाई ऑर्थोपोडा, मैंगो एंजियोस्पर्मी एंड वीट ऑल्सो एंजियोस्पर्मी. इसके बाद हमारे पास आती है समरी. समरी तो आपको खुद ही पढ़नी है, ठीक है, समरी आप खुद पढ़ना. इसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहाँ पर लगाना. देन एमसीक्यू हमने इस चैप्टर के कर लिए हैं, जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे, आप इसकी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो. ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.